दोस्तों अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं अमलेंदु अस्थाना और आप देख रहे हैं चेहरा चैनल। आज चेहरा में हम वैसे शख्स से आपको रूबरू कराते हैं जो पिछले 50 वर्षों से अपनी 4 लाइनों से लोगों को हंसाते, गुदगुदाते, उन्हें तनाव मुक्त करते और उदासियों से उन्हें उबारते आए हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी का। वो हास्य के पितामह हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष रहे और हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे। उनसे बातचीत में हमने जाना कि हास्य का ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को हमसे साझा किया जो शायद ही आपको किसी इंटरव्यू में मिले। तो आइए उनको सुनते हैं। और चेहरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन जरूर कीजिए। जी नमस्कार। आज मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं सर के श्री चरणों में बैठूं और वहीं से मैं आपसे सर की बात कराऊं। चूँकि मेरा ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं सुरेंद्र सर के बराबर बैठूं। हमारे कुल के हास्य के पितामह हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने मित्र संजीव मुकेश जी के माध्यम से सर से मिलने का अवसर मिला। सर वर्षों से लोगों की उदासी खुद ओढ़कर, लोगों को हास्य परोसते, उनको गुदगुदाते, उनके तनाव को दूर करते आए हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी जिज्ञासाएं सर के सामने रखूं और अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो पहले ही मैं क्षमा याचना सर से करता हूं। सर मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके बारे में कुछ भी छुपा नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मेरी जिज्ञासा के में उभरती हैं चीज़ें। बाकी सब चीज़ें इंटरव्यू में आपने बता रखा है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये हास्य का विषय किस पड़ाव पे चुना कि मुझे लोगों को हंसाना ही है? ये कॉलेज के समय से चुना था मैंने कि मैं लोगों को हंसाने का काम करूंगा। तो यह कोई पीड़ा थी या किसी को देखा था? क्या वाकया था जो आपके जहन में ये ख्याल आया कि मैं लोगों को हंसाऊं, गुदगुदाऊं, उनको तनाव मुक्त करूं? इससे पीड़ा का क्या लेना देना है? मैं कभी भी पीड़ित रहा ही ना, मैं कभी दुखी रहा। मैं ये भी जानता हूँ कि जनता भी कोई दुखी नहीं है, वो उसकी सोची हुई बात जो है उसको पीड़ा देती है। वो जो नहीं सोचे तो हर एक आदमी सुखी है इस देश में। लेकिन आपकी कविताओं में हास्य के तौर पे ही लेकिन आप ऐसा दिखता है कि आप मतलब पत्नी से हर कोई पीड़ित है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने पत्नी पर हास्य किया, उपहास नहीं किया। जी जी जी, बड़ी बात। इसलिए उपहास मत करो, हास्य करो तो कोई दिक्कत नहीं। सर आप कहते हैं कि घोड़ा जो है वो दौड़ता रहता है तो कम दिन उसकी आयु होती है, लेकिन मैं आप में दोनों का सामंजस्य देखता हूँ। आप गतिविधियों में लगातार घोड़े की तरह कभी यहाँ काव्य पाठ, कभी वहाँ काव्य पाठ करते रहते हैं और चेहरे से और अंदर से उत अजगर की तरह शालीन और शांत दिखते हैं। ये कैसे कमाल कर पाते हैं सर आप? ना तो मैं अजगर की तरह से शांत हूँ, ना घोड़े की तरह से दौड़ता हूँ। मैं हवाई जहाज से अगर आया तो घोड़े की तरह दौड़ना थोड़ी हुआ। हवाई जहाज में बैठा, उतर गया, गाड़ी में बैठ गया तो दौड़ना कहाँ? शरीर का शारीरिक दौड़ तो नहीं होती ना मेरी। अच्छा सर, पहली जो आपने कविता लिखी हास्य की, वो कौन सा वक्त था? दिन का वक्त था, रात की तन्हाई थी, या किसी दोस्त के की पार्टियां थी? क्या था वो वाक्य जो पहली कविता आपने लिखी?
मुझे ये नहीं मालूम मैंने परसों कौन सा खाना खाया था। तुम कह रहे हो पहली कविता की बाद में लौटो। मेरा मानना है कि नपुंसक कौमें पीछे झांकती हैं, बहादुर कौमें आगे देखती हैं। तो पीछे को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, आगे को बढ़ना चाहता हूँ। सर आप श्री राम कॉलेज से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की। आप किसी बड़े पद पे जा सकते थे, कविता में हास्य को ही आपने क्यों चुना आखिर? क्योंकि सबसे कठिन यही है हास्य। बाकी जितने भी रस हैं बहुत आसान है, हास्य सबसे कठिन है, इसलिए लिख चुना। अच्छा, कविता का जब आपने चुनाव किया, क्या पिताजी को कभी कविता सुनाई आपने अपने पिताजी को? उन्हें उनको कभी नहीं सुनाई, क्योंकि कभी वो पेमेंट देने को तैयार ही नहीं हुए। अच्छा, पेमेंट दे देते तो सुना देता। जी जी जी। अच्छा, जैसा अमूमन होता है कि कवि कविता लिखते हैं तो सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को सुनाते हैं, तो आपने क्या अपनी कविता लिखी तो सविता शर्मा जी को सुनाई, मैम को? जब मैंने कह दिया जो पेमेंट देगा उसे सुनाऊंगा ना, मिसिस कोई पेमेंट थोड़ी देती थी जो सुनाया जाए। सर आपके जैसे मैंने पढ़ा है आपके 4 बच्चे हैं। नहीं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं जी। तो उनमें सर नाम एक बार मुझे बता दीजिए उन लोगों का। मनीष है, आशीष है, पूजा है। पूजा है, अच्छा। नेट पे अवेलेबल है वो, तो वो वही उसी को मैं अध्ययन कर रहा था, तो मुझे वो जानकारी गलत लिखी क्या। तो वो लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं, आशीष जी और पूजा, और वो लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार में है। व्यापार में है जी, अच्छा। तो आपके नाती और पोते होंगे? हाँ, तो उन लोग से मिलते हैं तो कैसा माहौल रहता है? क्या क्या नाम है उनका, मुझे बताइए। आशीष जी से कितने बच्चे हैं? आशीष ने शादी नहीं की। अच्छा, शादी नहीं की। जी। मनीष ने शादी की, उसके 2 बच्चे, और मेरी बेटी ने शादी की, उसके 2 बच्चे। अच्छा, तो नाती पोते को आप हास्य कविताएं सुनाते हैं या उनसे कौन सी बात आप करते हैं, क्या करना अच्छा लगता है उनके साथ? मैं नाती पोतों से जो उनके कुछ पूछना हो तो वो आते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। वैसे मेरा कोई इतना वो नहीं रहता कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे बातें करूँ। अच्छा जी, फ़ोन पे जैसे बात सर होती हो तो कभी कहते हैं कि दादू मुझे वो वाली कविता आप सुनाओ, या मैंने ये लिखी है, क्या उनकी साहित्य में रुचि है जो है? नहीं, उनकी कोई रुचि नहीं। अच्छा। और सर ये मुझे आप बताइए, सविता मैम जो हैं, उनके हाथ का क्या खाना पसंद है आपको? उसने कभी कोई खाना बनाया नहीं, कुक बनाता है खाना। तो आपको अगर मैम अगर कहें कि मैं आज बनाऊंगी, तो आप क्या उनको बताएंगे कि मुझे ये बना के खिलाओ? मुझे आश्चर्य होगा कैसे कह रही है, हो सकता है उसके कुछ बीमार चल रही हो तभी उसने ऐसी बात कही हो। मुझे याद ही नहीं उसने कभी खाना बनाया। मेरे घर में हमेशा कुक रहता है, वो खाना बनाता है। तो आप जैसा कहते हैं कि वो बच्चों के बारे में कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि मेरा बेटा शाम में हमारे साथ, ये जो परिवारवाद का सबक और ये जो सलीका आप सिखाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से ताकि परिवार में खुशहाली रहे, तो ये आप जब भी मौका मिलता है साथ बैठ के खाते हैं? बनाता कुक नहीं है लेकिन साथ बैठ के खाते हैं? मुझे याद नहीं कब साथ बैठकर हम खाते हैं। मेरा अलग समय होता है, बच्चों का अलग समय होता है, सब अलग अलग खाते हैं। कभी एक आध बार कोई साथ हो गया तो हो गया। अच्छा सर, हम पुराने ज़माने, जब चित्रहार के ज़माने थे, उस समय जब होली होती थी तो हास्य कविताएं आती थी टीवी पे, उसमें शैल चतुर्वेदी जी, केपी सक्सेना जी और गोविंद व्यास जी सब रहते थे। आपका एक लंबा दौर गुजरा है उन लोगों के साथ। कौन से कवि आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर, प्रभावित करते रहे? मुझे सबसे ज़्यादा शरद जोशी ने प्रभावित किया, भवानी प्रसाद मिश्र ने भी किया, बाल कवि बैरागी ने किया, नीरज जी ने किया, भारत भूषण। अच्छा सर, आप कविताओं में हास्य के तौर पे थोड़ा सा, मैं हास्य की धारा की तरफ अगर आपको ले जाऊं, आपसे पूछूं कि वो जो एक कविता आप सुनाते हैं 4 लाइन की,
कि कभी ऐसा हो कि कोई किसी नींद आ जाए और किसी महिला के कंधे पे आपका सर रह जाए, उसके उलट अगर हो, तो अगर महिला का सिर आ जाए किसी पुरुष के कंधे पे तो वो अम्बाले छोड़ के चंडीगढ़ तक जा सकता है। तो ऐसा क्या घटना, ऐसी कोई घटना क्या कभी आपके जीवन में घटी है सर? नहीं, वो कल्पना की बात है। कल्पना की बात है जी, और कल्पना के माध्यम से ही आपने लोगों को हंसाया। और सर ये मुझे बताइए कि आपको क्या इडली और डोसा क्या पसंद है सर? मैं साउथ इंडियन, मुझे दोनों ही पसंद है। दोनों पसंद है। आप कहते हैं कि उड़द की दाल मेरी पत्नी को पसंद है, तो वो मैं नहीं खाता, लेकिन इडली और डोसे में तो सर उड़द की दाल पड़ती है। मैं उड़द की दाल ही खाता हूँ। क्या बात है सर, उड़द की दाल खाते हैं। कितना प्रेम है आपको सविता जी से। हास्य, आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं फिर से एक बार आपके चरणों में नतमस्तक इसलिए हो गया कि हास्य करते हैं, उपहास नहीं करते। राग और अनुराग में ये फर्क है जो आपने मुझे बताया। सर अपने जो नाती पोते हैं उन लोगों को क्या बनते देखना चाहते हैं? आपका क्या सपना है? आपका कोई सपना है? मेरे नाती और वो जो करना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी मेरी बेटी की है और मेरे दामाद की है। वो क्या उन्हें बनाना चाहते हैं, उनके किसी के मामले में मैं दखल नहीं देता हूँ। तो सर डिजिटल जो दौर आया है, जो अभी यूट्यूब का और सोशल मीडिया का, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है अगर मैं आपसे पूछूं तो? मुझे डिजिटल का फायदा एक ही है, जो हमारे से दूर होते हैं जी, जी, वो हमारे पास आ जाते हैं, और नुकसान ये जो हमारे पास है वो हमसे दूर हो जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, ये जो आजकल जो ये दौर एक चल रहा है, आप तो पति पत्नी के संबंधों पे कविता लिखते हैं कि आजकल पत्नियां पति को मार दे रही हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं। ऐसे युवा दाम्पत्य जो नवविवाहिता हैं, उनके लिए क्या मशवरा, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? कि जितने भी सुझाव देने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं, उनसे बच कर रहे। सर जो ये जो कविता का जो एक दौर है, इसमें आप हास्य को लेकर के ऐसा कहा गया कि आप कभी कविता सुनाते वक्त भी किसी दौर में या किसी की कविता सुन करके सर आप ऐसा हो कि आप हंसे हो, आप इतना गंभीर हो? हाँ, जो भी हास्य कि दूसरा सुनाता है मैं हंसता ही। खुद सुनाते हुए कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा गया। अच्छा सर, आप अभी 29 जुलाई को सर आपका जन्मदिन था। हम 2 दिन देर से ही आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप 81 के हो गए, आप इतने तरोताज़ा, इतने ऊर्जावान रहते हैं। हम तो आपके उस अंक को उलट के आपको 18 का ही मानेंगे हमेशा। आप इतने ऊर्जावान रहते हैं सर। आज आप उन नवयुवकों के साथ काव्य पाठ कर रहे हैं। आपने एक लंबी, इन जो नए मिजाज के कवि आए हैं, जैसे संजीव मुकेश जी हैं, दिनेश बावरा जी हैं, इन लोगों में कितनी संभावनाएं आज के कवियों में आप देखते हैं और क्या सोचते हैं सर? मैं कभी भी अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं अभी हास्य का चपरासी हूँ, तो किसी की कॉपी जांचना मेरा हक नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ, इतना ही करता हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, और युवक लोग भी, उनसे भी प्रार्थना है कि अपना काम ईमानदारी से करें। और सर आप जैसा कहते हैं कि मंदिर बनाने से बेहतर है कि देश को मंदिर बनाया जाए, ये बड़ी बात है। और इस मिजाज को हम समझते हैं कि हर युवा में, हर मजहब में अंकुरित होना चाहिए कि देश को मंदिर बनाने से, मंदिर देश में बनाने से बेहतर है कि देश को मंदिर सा बनाया जाए और सब के बीच प्यार बांटा जाए। आज जो राजनीतिक हालात हैं उस पे आप
क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि चुनाव में ऐसा रिजल्ट आना चाहिए कि राजनीति हार जाए और मुल्क जीत जाए। हर चुनाव में मुल्क हार जाता है, राजनीति जीत जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार। आप समय निकाले, इतने स्नेह से मुझसे बात की। मैं आपके करीब आकर आपका जो आशीष लिया ताउम्र मेरी पूंजी रहेगी, और आप ऐसे ही कविता सुनाते रहे हम लोगों के बीच, और मैं आपसे आके आशीष लेता रहूं। जी नमस्ते।